नमस्कार, मैं अरुण कुमार मिश्रा भाषा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 और जीआईसी प्रवक्ता के संदर्भ में जीएस का सेक्शन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज इस क्रम में हम नवंबर माह का जो जीएस है उसको लेकर के आए हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह किया है और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो या इस क्रम में जीएस के जितने भी वीडियो होंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो आइए नवंबर माह का जो जीएस है उसके संदर्भ में देखते हैं। तो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि 243 सीटें जो है बिहार में है और 18वीं विधानसभा का चुनाव था। 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में इसे संपन्न किया गया था। आप तो जानते होंगे कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें एनडीए को भारी बहुमत मिली। 202 सीटें एनडीए ने इसमें जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी को कुल 89 सीटें मिली और जो एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल था वो जदयू और उसको जो है 85 सीटें मिली। महागठबंधन को कुल 35 सीटें इसमें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल को इसमें महागठबंधन में का जो घटक दल है सबसे बड़ा वो राष्ट्रीय जनता दल, उसको 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 10वीं बार नीतीश कुमार रिकॉर्ड रूप से जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट जीतकर पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा ये है सबसे महत्वपूर्ण कि इस बार विधानसभा चुनाव में 18वीं विधानसभा चुनाव में बिहार के कुल 29 महिलाएं विधानसभा में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये दोनों बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बने हैं। मतदान प्रतिशत जो अब तक बिहार में सबसे ज़्यादा रहा वो 67.13 रहा यहाँ का मतदान प्रतिशत जो अब तक सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जो शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी भारत का शहर यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में शामिल हुआ है और उससे प्रश्न जरूर बने हैं। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी अथवा पाक कला श्रेणी में जो है उसको शामिल किया गया है और भारत के कुल शहरों की संख्या अब बढ़कर कितना हो गया इस नेटवर्क में? 9 है और जो पहले 8 शहर शामिल हुए उनका वो कौन सा है? जयपुर, वाराणसी, ये 2015 में शामिल हुए, सबसे पहली बार इसी को शामिल किया गया था। उसके बाद चेन्नई है, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए कि या लखनऊ के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर शामिल किया गया है, किस क्षेत्र में शामिल किया गया है या अब तक कितने शहर शामिल किए जा चुके हैं भारत के जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ में के नेटवर्क में। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और ये 31 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई क्योंकि 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। इसे आप स्टैटिक क्वेश्चंस के रूप में भी देख सकते हैं और करंट क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब शामिल किया जाता है? तो क्राफ्ट एंड फॉल्क आर्ट है, डिज़ाइन है, फिल्म है, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया एंड आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर्स आदि में शामिल किया जाता है। विश्व के अब तक कुल 408 शहर इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। तो ये रहा क्रिएटिव सिटीज के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट है सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस। इस अवसर पर यह घोषणा किया गया है, निर्णय लिया गया है कि अब प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है गणतंत्र दिवस जैसी परेड, गणतंत्र दिवस तर्ज की पर परेड आयोजित किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस महापुरुष के जन्म दिवस पर गणतंत्र दिवस की तर्ज पर परेड का आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। इस बार का थीम पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है उसका थीम पूछा जा सकता है। तो उसका थीम है विविधता में एकता। नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर वर्ष भर में स्मरण उत्सव
स्मरण उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। स्मरण उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में 150 रुपए का स्मारक सिक्का और 150 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल फाइटर जेट में उड़ान। तो राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। और इसके पहले एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम भी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी जो है फाइटर जेट में उड़ान भर चुके हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल के अतिरिक्त सुखोई MKI में भी उड़ान भर चुकी है। और इनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो कैप्टन अमित मोहानी, और जिन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। और राष्ट्रपति रहते हुए फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है, किस खेल के संदर्भ में इस वर्ष 2025 में शताब्दी समारोह मनाया गया है? तो वो भारतीय हॉकी के, और इस उपलक्ष्य में जो शताब्दी समारोह हुआ है ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसमें मनसुख मांडविया, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो तैयब इकराम इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष। तो इस अवसर पर एक स्मारक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम भारतीय हॉकी के 100 वर्ष है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह क्या है? CMS-03 का प्रक्षेपण किया गया है। CMS-03 का प्रक्षेपण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? यह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? LBM-3, यह स्वदेशी प्रक्षेपण यान है LBM-3। उपग्रह चूंकि सबसे भारी उपग्रह है इसलिए इसका वजन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी 4410 किलोग्राम है। इसका वैकल्पिक नाम क्या है? GSAT-7। किसका? CMS-03 का वैकल्पिक नाम क्या है? GSAT-7। प्रक्षेपण स्थल आपको पता ही है, श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और ये 16 मिनट में उपग्रह अपनी भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, CMS-03 भारत की धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, INS इक्षक, तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत। INS इक्षक जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा जो है स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, और नौसेना में शामिल होने की तिथि 7 नवंबर 2025, कहाँ से? कोच्चि, केरला से इसको शामिल किया गया। इसके पहले जो 2 उपग्रह शामिल हुए उनका क्या नाम है? उनका नाम है INS संधायक और INS निर्देशक। तो कौन कौन सा हो गया? INS इक्षक, INS संधायक और INS निर्देशक। एक इस 4 शामिल होने की बात कही गई थी 2018 में, जिसमें 3 शामिल हो जा चुके हैं और एक नेक्स्ट बचा है। 2018 में रक्षा मंत्रालय से 4 सर्वेक्षण पोतों के शामिल होने की बात कही गई है इसमें। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि यह 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 10वां पोत है। ये कुल 10 पोत 2025 में जो है भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। और जो INS इक्षक है वो हाइड्रोग्राफिक और समुद्री विज्ञान प्रणाली से लैस है। कौन बनाया इसको? गार्डन रिच शिप बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा यह निर्मित किया गया है। तो इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य है हमने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। फर्जी विश्वविद्यालय की सूची UGC द्वारा जारी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश में रहे हैं उनके बारे में। तो इसमें आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के 4 संस्थान शामिल किया गया फर्जी विश्वविद्यालय में। इसमें गांधी विद्यापीठ प्रयागराज, महामाया टेक्निकल प्रावैधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर नोएडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और भारतीय शिक्षा परिषद फैजाबाद। ये 4 विश्वविद्यालय, 4 संस्थान जो है इसमें शामिल किए गए। गांधी विद्यापीठ प्रयागराज, महामाया टेक्निकल प्रावैधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और भारतीय शिक्षा परिषद फैजाबाद। यूजीसी ने इन संस्थानों को अवैध और मान्यता रहित घोषित किया है। डिग्रियां मान्य नहीं होंगी, ये आप जान ही रहे हैं इनके बारे में। ठीक है। 27वां दिव्य कला मेला, 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपी के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि 27वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये है लखनऊ। और ये 23 से 25 नवंबर 2025 को दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए ये पहला दिव्य कला, इस प्रकार के पहले दिव्य कला का मेला का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। अब इससे तो आप जान ही रहे हैं हर साल किसी न किसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार कुल 1526, एशिया में कुल 1526 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीन के 394, दूसरे नंबर पर भारत के 294। आपको याद करने में सहूलियत होगी कि 394 चीन के और 294 भारत के। और शीर्ष 10 में कोई भी भारत का विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, और उसमें शीर्ष 10 में 5 हांगकांग के हैं, 3 चीन के हैं, 2 सिंगापुर के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। और प्रथम स्थान पर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। द्वितीय स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी, क्योंकि पेकिंग यूनिवर्सिटी पिछली बार प्रथम स्थान पर थी और इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है प्रथम स्थान पर क्यूएस रैंकिंग में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है प्रथम स्थान पे है। भारत का जो सर्वोच्च संस्थान है वो है आईआईटी दिल्ली, इसका समग्र रूप से 59वां स्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल के संदर्भ में। राष्ट्रमंडल खेल इसके पहले 2010 में भारत में हुए थे, नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में जो है भारत में अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के 100 वर्ष पूर्ण हुए। आपको पता होगा कि 1930 में कनाडा में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है। और इसमें कुल 72 देशों के खिलाड़ी भाग लिए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2003 में 15 से 17 खेल का आयोजन किया जाएगा। 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में नई दिल्ली में हुए थे, हमने आपको बताया। नेक्स्ट है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया। स्थान गोवा है, गोवा है ही। और उद्घाटन फिल्म द ब्लू ट्रेल, निर्देशक ग्रेवियल मैशकारे। फिल्म समापन फिल्म कौन थी? द यूजफुल घोस्ट। इंपॉर्टेंट है द यूजफुल घोस्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से। फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन। ज्यूरी के अध्यक्ष चूंकि भारतीय है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। लगान के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को ज्यूरी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख पुरस्कार गोल्डन पिकॉक किसको दिया गया? स्क्रीन का यूथ। निर्देशक एशले मेफेयर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संतोष दवाखर, सिल्वर पिकॉक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पिकॉक में उबिमर रियोज को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ऑस्टन। आईसीएफटी यूनेस्को का गांधी पदक सेफ हाउस नॉर्वे के लिए दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय फिल्म के 50 वर्ष पूर्ण करने में विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है बैंडिट सीजन 2 के संदर्भ में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा है? इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है वो अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष राकेश ओम प्रकाश मेहरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्क्रीन का यूथ, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
और जारा सोफिया ऑस्टन है, और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर रजनीकांत के संदर्भ में पूछा जा सकता है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। अब भूटान यात्रा 11 वर्षों में यह भूटान की चौथी यात्रा रही, ये इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में। भूटान के जो नरेश है जिग्मे सिग्मे वांगचुक के 17वें जन्मदिवस के अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला व बोत्सवाना यात्रा। यह बहुत से मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी भारतीय राष्ट्रपति की, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहले आधिकारिक यात्रा रही अंगोला बोत्सवाना में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की गई, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की गई समझौते के तहत, और इसमें हस्ताक्षरित समझौता जो इम्पोर्टेंट था वो मत्स्य पालन, जलीय कृषि, कृषि, वाणिज्य, दूतावास संबंधी मामले जो इसमें पूछे जा सकते हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत द्वारा फांसी की सजा दी गई, ठीक है। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की अदालत द्वारा उनको फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया है। यह मामला जुलाई अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां को भी मौत की सजा इस दौरान सुनाई गई है। 5 अगस्त 2025 को राजनीतिक संकट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि होने के बावजूद भारत सरकार ने शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने से मना कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है 6वां इप्सा सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। इप्सा सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। इप्सा का अर्थ जान ही रहे हैं आप, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये 3 देश इस मंच पर जो है तीनों लोकतांत्रिक विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रिंस एंड्रू से शाही उपाधि छीनी गई। तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने 30 अक्टूबर 2025 को प्रिंस एंड्रू माउंटबेटन से उनका प्रिंस का दर्जा, उन्हें शाही उपाधि छीन ली। दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के छोटे पुत्र तथा किंग चार्ल्स थर्ड के छोटे भाई हैं प्रिंस एंड्रू। उनका नाम एक सेक्स स्कैंडल में सामने आया, और जिसके कारण जन विरोध बढ़ा, और उनके ऊपर आरोप है, ठीक है, कि वर्जीनिया गिफरे नामक युवती के यौन शोषण का आरोप उनके ऊपर है। नेक्स्ट है COP30। आप जाने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब भी COP हुआ है तो COP30 का आयोजन कहाँ किया गया है इस बार? ये बेलम, ब्राजील में, बेलम ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। भारत के प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। 31वां COP का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तुर्की में। 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, यह व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, पता ही है। ITBPO जो है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपसे पूछा जा सकता है, चूंकि ये हर बार दिल्ली में होता है, इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं है। विशेष तथ्य केवल इसमें यह है कि इसका जो थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें साझेदार राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फोकस राज्य झारखंड है। तो ये चूंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो इसलिए साझेदार राज्य पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य इसमें साझेदार के रूप में शामिल हुआ था। भारत में GDP का नया आधार वर्ष अब 2022-23 आधार वर्ष होगा। इसके पहले क्या था? 2011-12 आधार वर्ष रहा है। आधार वर्ष के बारे में आप जानते ही हैं कि एक ऐसा वर्ष होता है जब अर्थव्यवस्था में जो है न तो बहुत ज़्यादा उछाल आया हो, न बहुत ज़्यादा मंदी की अवस्था रही हो। ऐसे वर्ष को अर्थशास्त्रियों द्वारा आधार वर्ष के रूप में उनका चयन किया जाता है। तो आधार वर्ष अब ये 2011-12 से कट के क्या हो गया? 2022-23 जो है। 16वां वित्त आयोग के संदर्भ में बात करते हैं। इसके अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया हैं,
और इसके जो सदस्य हैं, आपसे पूछा जा सकता है 16वां वित्त आयोग के सदस्य जो है, तो एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य, मनोज पांडे पूर्णकालिक सदस्य, के रविशंकर अंशकालिक सदस्य, क्रांति घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल है। 8वां वेतन आयोग के संदर्भ में भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके सदस्य पुलक घोष और पंकज जैन है। तो आपके समक्ष दो हैं, मतलब ये 16वां वित्त आयोग है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इसके सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, के रविशंकर, क्रांति घोष जो है इसके सदस्य हैं। 8वां वेतन आयोग में जो अध्यक्ष है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और इसके सदस्य हैं पुलक घोष, पंकज जैन। अब प्रमुख नियुक्तियां, मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष संजय गर्ग को बनाया गया है। 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो किस क्रम के जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो 53वें मुख्य न्यायाधीश है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, बाकी आप जस्टिस सूर्यकांत को तो पहले से जानते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अलनानी मिश्र के जो है यूनेस्को के महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इस बार ब्रिटिश लेखक डेविड जाले को मिला है। उनका उपन्यास है फ्लैश। तो फ्लैश उपन्यास के लिए ये डेविड जाले को प्रदान किया गया है इस बार। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पूछा जा सकता है फ्लैश मतलब बुकर प्राइज किस उपन्यास को मिला है या इसके लेखक कौन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लैश नामक उपन्यास के ऑथर बताइए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 नवंबर 2025 को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में महाराष्ट्र, द्वितीय गुजरात, तृतीय हरियाणा। तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे प्रथम ही पूछा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर में प्रथम जो पुरस्कार प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ राज्य में उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जिला ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का है। मिर्जापुर जो है सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दुबीगनीपल्ली आंध्र प्रदेश का है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय नवी मुंबई को दिया गया है इसका पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT गांधीनगर गुजरात में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मिचेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। मिस अर्थ का अवार्ड चेक गणराज्य की नताली पुस्किनोवा को प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको की फातिमा बाश को प्रदान किया गया है, मैक्सिको की फातिमा बाश को। और इसका आयोजक स्थल क्या था? थाईलैंड, मतलब थाईलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है रामदरस मिश्र का भी निधन हुआ है, तो इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। उनका पहला कविता संग्रह पथ के गीत जो 1951 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र जी का निधन, बॉलीवुड के प्रसिद्ध सुपरस्टार धर्मेंद्र जी का निधन और 24 नवंबर 2025 को हुआ है। तो बहुत से जो बड़ी हस्ती होती है उनके निधन का जो डेट है वो पूछा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा पूछा गया है इस संदर्भ में। तो 24 नवंबर 2025 को मुंबई में इनका निधन हुआ है। इनका असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण था। इसके पहले मैं भी नहीं जानता था इनका असली नाम क्या है, कि धर्मेंद्र केवल कृष्ण इनका असली नाम है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ। मृत्यु अभी बताए हुए 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। पहली फिल्म इनकी कौन थी, ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से। दिल भी तेरा हम भी तेरे। व्यक्तिगत जीवन, पहला विवाह 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से हुआ। राजनीतिक जीवन 2004 से 5 के दौरान भाजपा में बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में बीकानेर लोकसभा सांसद रहे। इन्हें 2012 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो ये धर्मेंद्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके संदर्भ में बात हुई। नेक्स्ट है
हाँ, इन्हें कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं मिला। अजहरुद्दीन की बात, अजहरुद्दीन अभी हाल ही में तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। 2009 में ये मुरादाबाद लोकसभा से सांसद भी रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लिया जाए। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस ये 9 नवंबर को मनाया गया। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को आयोजित किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। मधुमेह दिवस, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2008 से इसके मनाए जाने का 2008 से ये मनाया जा रहा है। और ये अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के इन्हीं के जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस भी है और क्या है, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मात्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर को। इसी दिन हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और कुछ प्रावधान जैसे 16 आर्टिकल उसी दिन ही लागू कर दिए गए थे। बाकी शेष जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास जैसे त्रिशूल है, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभ्यास था। ये जैसलमेर के निकट 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। ये पाकिस्तान को अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो है माना जाता है। गरुड़ जो है भारत फ्रांस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ये इस बार मोंट डे मॉर्सन फ्रांस में किया गया। मित्र शक्ति जो है भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये बेलगामी कर्नाटक में आयोजित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, साईं बाबा की जन्म शताब्दी उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का और 100 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 13वां ICC महिला विश्व कप ये भारत में आयोजित किया गया है। और विजेता भारत, पहली बार भारत विश्व कप विजेता रहा। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह कौर। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का नाम क्या था? लारा बुल्टवार्ड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक रन लारा बुल्टवार्ड ने बनाया था 571 रन। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिए हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज है। और विशेष तथ्य इसमें क्या, भारत 2 बार ICC महिला विश्व कप में उप विजेता रह चुका है। 40वीं इंडिया मैराथन की बात किया जाए, 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ये प्रयागराज इंपॉर्टेंट है। पुरुष विजेता प्रदीप सिंह चौधरी उत्तराखंड के और महिला विजेता रेणु कुमारी हरियाणा से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की बात की जाए तो इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहा? भारत के लक्ष्य सेन। इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार विजेता कौन रहा है? भारत के लक्ष्य सेन। दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप, ये भी भारत विजेता रहा है। नेपाल उप विजेता रहा है, भारत इसमें विजेता रहा है। और महिला कबड्डी विश्व कप, ये भी भारत विजेता रहा है, लगातार दूसरी बार ढाका में हुआ है, ठीक है। और ताइवान उप विजेता रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में बात करते हैं। ये 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी किया गया है। टीबी का सर्वाधिक मामले वाला देश भारत है, वो 26% मामले आते हैं। और द्वितीय स्थान इंडोनेशिया का है। और जो है तृतीय स्थान फिलीपींस का है 6.8%। तो भारत में 26%, इंडोनेशिया में 10% और फिलीपींस में 6.8% मामले आए। भारत में टीबी की स्थिति की बात कर लिया जाए, कुल मामले लगभग 27 लाख मामले 2024 में आए हैं और जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये रहा नवंबर माह का करंट अफेयर्स। और इस क्रम में हम आगे और भी आपको करंट अफेयर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और JIC प्रवक्ता के संदर्भ में लेकर के आएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।